हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एजुकेशन हब पर। और फिर से मैं आपके साथ रूबरू हो चुका हूं एक बेहतरीन, लाजवाब और शानदार सेशन के साथ। और इस सेशन में हम क्या पढ़ने वाले हैं, हिंदी की शिक्षण विधियों की क्लास हम पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने 7 क्लास के दौरान हमने शिक्षण विधियों की चर्चा कर ली है। और शिक्षण विधियों के दौरान हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो शिक्षण के जो उपागम है, भाषा शिक्षण के उपागम है, उसकी आज तीसरी क्लास रहने वाली है। और लास्ट क्लास में मैंने आपको क्या पढ़ाया था उससे जोड़ते हुए मैं आज की कक्षा को शुरू करने वाला हूं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, हमारा चैप्टर चल रहा है शिक्षण विधियां। शिक्षण विधियों की बात करें तो कुल मिलाकर आज की जो हमारी क्लास रहने वाली है 8वीं क्लास रहने वाली है। जैसा कि आप थंबनेल में देख पा रहे हो, आपने थंबनेल में देखा कि शिक्षण विधियां हैं, उसका 8वां पार्ट है और भाषा शिक्षण के उपागम का ये तीसरा पार्ट है, जिसमें हम दैनिक पाठ योजना और वार्षिक पाठ योजना के बारे में अच्छी तरीके से अध्ययन करने वाले हैं। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, भाषा शिक्षण के उपागम। भाषा शिक्षण के उपागम। तो बिना समय गंवाए हुए बात करेंगे अभी अपने भाषा शिक्षण के उपागम है। 2 क्लास में मैं आपको पाठ योजना के बारे में अच्छी तरीके से बता चुका हूं और कल की योजना में मैंने पाठ योजना के प्रकारों के ऊपर चर्चा की, जिसमें हमने पहला जो प्रकार आता है इकाई पाठ योजना, उसके बारे में मैंने पूरी डिटेल से आपको बताया। कैसे लगी वीडियो, आपको शायद अच्छी लगी होगी, ठीक है। और आज या पहली बार आप इस यूट्यूब चैनल पर जुड़ रहे हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। अगर आप और भी वीडियो आप देखना चाहते हो तो आप आई बटन पर जाकर या प्लेलिस्ट में, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर प्लेलिस्ट से और भी वीडियो आप शिक्षण विधियों की ये 8वीं क्लास है रहने वाली है उसको देख सकते हो। भाषा से संबंधित और भी हमारी वीडियोज़ हैं उनको आप देख सकते हो। हिंदी व्याकरण की पूरी यहाँ पे पूरी की व्याकरण मैंने यहाँ पे करवा रखी है, चाहे आपकी LDC है, चाहे आपकी SI है, चाहे आपका रेट है या कोई सी भी कंपटीशन में आपकी व्याकरण लगती है, उनको सारी की सारी व्याकरण को मैंने करवा रखा है, ठीक है। ज़्यादा समय नहीं गंवाऊंगा, मैं आपसे बात भी ज़्यादा नहीं करने वाला हूं। जो मेरे साथी जुड़ रहे हैं एक बार मेरे साथ यस लिखते हुए इस कार्यवाही को अपने क्या करते हैं, शुरू करते हैं, ठीक है। अपनी उपस्थिति जरूर दर्ज करवा देना, फिर मेरे साथ आप बड़े गहराई से बड़े ध्यान से पढ़ना। आपके डाउट बीच में रहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में डालते जाना, मैं आपको बताते जाऊँगा। क्लास के बाद में आपको एक का जवाब यहाँ पर क्लास के बाद में मिलता रहेगा अगर आपका कोई डाउट रहता है तो, है ना। तो भाषा शिक्षण के उपागम में हमने लास्ट क्लास के बारे में जाना था पाठ के प्रकार, यानी पाठ योजना है उसके प्रकारों के बारे में मैंने आपको बताया था। पाठ योजना के प्रकार, और पाठ योजना के प्रकारों की बात मैं करूं तो आपको मैंने 3 पाठ योजना के प्रकार बताए थे, जिसमें सबसे पहला आता है इकाई पाठ योजना। सबसे पहले क्या आता है, इकाई पाठ योजना। और उसके बाद में दूसरे पाठ योजना की बात मैं करूं तो दूसरी जो पाठ योजना आती है दैनिक पाठ योजना। दूसरी क्या आती है, दैनिक पाठ योजना, ठीक है। और तीसरे नंबर पर क्या आती है आपकी वार्षिक पाठ योजना। वार्षिक पाठ योजना। सबसे पहला क्वेश्चन कि पाठ योजना कितने प्रकार की होती है, तो आपका जवाब आएगा कि सर पाठ योजना है वो 3 प्रकार की होती है। इकाई पाठ योजना होती है, आपकी दैनिक पाठ योजना होती है और आपकी वार्षिक पाठ योजना होती है। तो इकाई पाठ योजना की पूरी चर्चा मैं कल की क्लास में अच्छी तरीके से कर चुका हूं। आज मैं दैनिक पाठ योजना और वार्षिक पाठ योजना को पूरा करवाने की कोशिश कर रहा हूं। जितने भी मेरे साथी जुड़े हुए हैं वीडियो को लाइक जरूर करना। वीडियो में आप शुरू से जुड़ रहे हो तो लास्ट तक जरूर देखना। जब तक आप बीच में देखोगे तो आपको कोई फ़ायदा होने वाला है नहीं। आपने पहले ही क्लास भी नहीं देखी है तो भी यहाँ पर अगर आपको पूर्व ज्ञान है तो यहाँ पे फ़ायदा होगा। आप फ्रेशर हो, बिल्कुल नए हो, तो आपको ये वीडियो देखने से पहले आपको इससे पूर्व वाली वीडियो भी देख लेनी आवश्यक होगी। पाठ योजना के प्रकारों की बात करें तो सबसे दूसरा जो प्रकार आता है जिसे अपने क्या कहते हैं, दैनिक पाठ योजना। जिसे अपने क्या कहते हैं, दैनिक पाठ योजना। अब देखिए दैनिक पाठ योजना है क्या। देखिए देखा जाए तो आपका जो नाम आपको दिखाई दे रहा है दैनिक, इसी नाम से आप समझ जाओगे कि दैनिक पाठ योजना है क्या। दैनिक का मतलब क्या है, जो हर दिन हो। दैनिक का मतलब यहाँ पर क्या है, जो हर दिन हो। सीधा सीधा मैं इस शब्द का अर्थ बताऊं कि दैनिक जो आपको शब्द दिखाई दे रहा है इसका मतलब क्या है, हर दिन।
तो आपके समझ में आ गया जी, इसका अर्थ तो है हर दिन, और पाठ्य योजना का मतलब पाठ्य योजना यानी ऐसी योजना जो हर दिन तैयार की जाती हो। हर क्लास के लिए हर क्लास के लिए एक अलग से पाठ्य योजना बनाई जाती है, उसे दैनिक पाठ्य योजना कहा जाता है। अलग कक्षा के लिए एक अलग पाठ्य योजना बनाई जाती है, अलग कालांश के लिए एक अलग आपकी पाठ्य योजना बनाई जाती है, उसे क्या कहा जाता है, दैनिक पाठ्य योजना कहा जाता है। इस बात को अच्छी तरीके से आपको समझ लेना होगा। मैंने इससे पहले आपको क्या बताया था, मैंने ये बताया था कि आपका जो इकाई पाठ्य योजना है, इकाई पाठ्य योजना में पूरी तरीके से चर्चा कर चुका था कि इकाई पाठ्य योजना क्या होती है। लेकिन इकाई पाठ्य योजना के पश्चात शिक्षक शिक्षण कार्य करते समय जो पाठ्य योजना तैयार करता है उसको क्या कहा जाता है, आपकी दैनिक पाठ्य योजना कहा जाता है। इस बात को अच्छी तरीके से आप लिखोगे। शिक्षक क्या करता है, शिक्षक शिक्षण के पश्चात यानी शिक्षक शिक्षण कार्य के दौरान इकाई पाठ्य योजना के पश्चात इकाई पाठ्य योजना के पश्चात जो पाठ्य योजना तैयार करता है, उसे दैनिक पाठ्य योजना कहा जाता है। दैनिक पाठ्य योजना कहा जाता है। देखिए, इसको अभी सामान्य शब्दों में मैं आपको बताने वाला हूं कि दैनिक पाठ्य योजना क्या है। मैंने एक सामान्य सी परिभाषा लिखी है कि शिक्षक है जब शिक्षण कार्य करवाता है, यानी मैं एक शिक्षक हूं और आपके सामने जो शिक्षण कार्य करवा रहा हूं, शिक्षण कार्य के दौरान इकाई पाठ्य योजना, मैंने इकाई योजना तैयार की थी कि मुझे क्या पढ़ाना है, मुझे भाषा शिक्षण के उपागम पढ़ाने हैं। लेकिन उपागम की मैंने एक इकाई तैयार कर ली, ठीक है। जिस तरीके से मैं आपको दिखाता हूं, जैसे मान लो ये आपके सामने नोट्स है, ठीक है। यहां से शुरू होती है, मान लो आपकी यहां से शुरू होती है आपकी कौन सी इकाई पाठ्य योजना, यहां से शुरू हो गई आपकी। उसके बाद में अगर बात करी जाएगी तो ये यहां से लेकर यहां तक क्या पूरी इकाई योजना है। लेकिन मैं आज क्लास में आपको क्या पढ़ा रहा हूं, मैं आज पढ़ा रहा हूं, कल मैंने पढ़ाया कि इकाई पाठ्य योजना के बारे में, आज मैं आपको पढ़ा रहा हूं दैनिक पाठ्य योजना के बारे में, इसके बाद में आपको पढ़ाऊंगा वार्षिक योजना के बारे में। इस तरीके से अगर आप डिवाइड करते हो तो वो क्या कहलाती है, आपकी दैनिक पाठ्य योजना कहलाती है। इस बात को आपको समझ लेना होगा कि इकाई योजना के बाद में जो पाठ्य योजना तैयार की जाती है उसको क्या कहा जाता है, उसको दैनिक पाठ्य योजना कहा जाता है। एक और अच्छा सा उदाहरण देता हूँ। मान लेते हैं आपने कक्षा 7, ये आपकी कक्षा 7 की बुक है, कौन सी, कक्षा 7 की हिंदी की पुस्तक है, और ये आपकी हिंदी की पुस्तक के साथ में कक्षा 7 की या व्याकरण की पुस्तक है, ठीक है। आपने इन दोनों की एक इकाइयाँ बना ली, इन दोनों को आपने एक इकाइयों में डिवाइड कर लिया, ठीक है, इकाइयों में बांट लिया कि ये जो पुस्तक है मुझे इस तरीके से पढ़ानी है। लेकिन अब इस इकाई में मान लो एक पाठ है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 6 अध्याय लग गए, मान लो आपके इस तरीके से 6 अध्याय लग गए। अब आपको दैनिक ये तो पूरा का पूरा डिटेल क्या है, इकाई योजना है, ठीक है। कक्षा 7 की बात कर रहा हूं मैं, ये क्या है, आपकी इकाई योजना है। लेकिन आप अध्याय नंबर 1 पढ़ाते हो, इस अध्याय को आपको किस तरीके से पढ़ाना है, इस अध्याय को मुझे 2 भाग में पढ़ाना है, इस अध्याय में मुझे 10 प्रश्न पूछने हैं, इस अध्याय में मुझे 5 गृह कार्य के प्रश्न देने हैं। इस तरीके से जो आप अलग अलग तरीके से डिवाइड करते हो, यही आपकी क्या कहलाती है, यही आपकी दैनिक पाठ्य योजना कहलाती है। पूरी तरीके से पूर्व तैयार आपकी की जाती है। इन्हीं इकाई को एक एक भाग में बांट कर पढ़ना इकाई योजना के बाद पाठ्य योजना कहलाती है। इस तरीके से क्या होता है, आप एक सामान्य रूप से आप इसको अच्छी तरीके से समझ सकते हो। यही मैंने कहा है कि शिक्षक शिक्षण कार्य के दौरान इकाई पाठ्य योजना के पश्चात जो पाठ्य योजना तैयार करता है, ये जो वाली जो पाठ्य योजना तैयार करता है, इसके दौरान जो पाठ्य योजना तैयार करता है उसे क्या कहा जाता है, उसे ही दैनिक पाठ्य योजना कहा जाता है। मेरे साथियों, आपको याद रखना है, जिस तरीके से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उसी तरीके से, इसी मनोयोग से आप क्या करते जाओगे, इसी तरीके से आप नोट्स बनाते जाओगे अच्छी तरीके से। जब आप नोट्स आपके तैयार हो जाएंगे,
और नोट्स तैयार होने के बाद में एक बार आप नोट्स पढ़ लेना, एक बार इस क्लास को ऑफलाइन डाउनलोड करके और पूरी फास्ट तरीके से इस क्लास को सुन लेना, आपकी रिवाइज हो जाएगी, आपकी पूरी की पूरी पाठ्य योजना आपकी याद हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद में दूसरा पॉइंट आपका क्या है वो देखिए, समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो मुझे यस लिखिए, अगर ये बात आपके समझ में आ गई है तो आप मुझे यस लिखोगे। इसमें इसके बाद में देखिए कि शिक्षण जो दैनिक पाठ्य योजना उसमें है क्या कि दैनिक पाठ्य योजना शिक्षक की सर्वाधिक सहायता देती है। ठीक है, दैनिक पाठ्य योजना शिक्षक को शिक्षण कार्य में सर्वाधिक सहायता देती है, सर्वाधिक सहायता देती है। आपके सामने पॉइंट है कि दैनिक पाठ्य योजना वो शिक्षक को शिक्षण कार्य कराने में क्या देती है, सर्वाधिक सहायता देती है। आपको ये ध्यान रखना है, ये शब्द सबसे ज़्यादा इकाई योजना से ज़्यादा आपकी दैनिक पाठ्य योजना है। आज मुझे क्या करना है, आज मुझे फर्स्ट क्लास में क्या करना है, सेकंड क्लास में मुझे क्या करना है, 8वीं में मुझे क्या करना है, 5वीं में मुझे क्या करना है, वो चीज़ कौन बताती है हमें, वो हमारी दैनिक पाठ्य योजना वो हमारी क्या करवाती है, क्लियर करवाती है। आपको याद रखना है। तो सबसे शिक्षण कार्य करवाने के दौरान शिक्षक की जो सर्वाधिक जो सहायता देती है वो कौन सी देती है, आपकी दैनिक पाठ्य योजना देती है। तो वेरी महत्वपूर्ण आपकी ये दैनिक पाठ्य योजना रह जाती है। ठीक है, दैनिक योजना ये पाठ्य योजना एक तरीके की आपकी क्या है, सहायक सामग्री अपने इसको क्या कह सकते हैं, मान सकते हैं, क्योंकि पाठ्य पुस्तक है या विषय वस्तु होती है वो हमारी क्या होती है, एक सहायक सामग्री के रूप में यहाँ पे आपकी काम में ली जाती है। ठीक है, 2 पॉइंट आपने अच्छी तरीके से नोट कर लिया होगा। उसके बाद में देखिए दैनिक पाठ्य योजना की आवश्यकता क्या है। तो ये 2 लाइन लिखने के बाद में अगली हेडिंग अपने डालेंगे, दैनिक पाठ्य योजना की आवश्यकता। अगली हेडिंग अपने डालेंगे कि दैनिक पाठ्य योजना की जो आवश्यकता है उन आवश्यकताओं की बात अपने यहाँ पे करने वाले हैं। तो अगली हेडिंग आप डालोगे दैनिक पाठ्य योजना की आवश्यकता। अब दैनिक पाठ्य योजना की क्या क्या आवश्यकता है, सीधे सीधे शब्दों में अगर मैं आवश्यकताओं की बात करूं तो सबसे पहली जो आवश्यकता है कि ये जो शिक्षक है जिस तरीके से शिक्षण कार्य करवाने आता है, जो उद्देश्य लेके आता है, उन उद्देश्यों को क्या किया जाता है, यहाँ पे प्राप्त किया जाता है दैनिक पाठ्य योजना के दौरान। तो मैं इस तरीके से कह सकता हूं कि दैनिक पाठ्य योजना शिक्षक की शिक्षण में ये क्या है, उद्देश्यनिष्ठ बनाया जाता है। ठीक है, क्या किया जाता है, शिक्षण को उद्देश्यनिष्ठ बनाया जाता है। इसके दौरान क्या किया जाता है, शिक्षण को पाठ्य योजना के द्वारा शिक्षण को उद्देश्यनिष्ठ बनाया जाता है। अब उद्देश्यनिष्ठ हमारा क्या तात्पर्य है, इसकी बात और करेंगे अपने। उद्देश्यनिष्ठ बनाया जाता है, क्या ये पंक्ति आपको क्या बता रही है, ये कि शिक्षण को उद्देश्यनिष्ठ बनाया जाता है। यानी कक्षा में मैं आपके सामने क्या प्राप्त करना चाहता हूं, मैं आपको क्या पढ़ाना चाह रहा हूं। ठीक है, ये जो मेरे उद्देश्य हैं, इन उद्देश्यों की पूर्ति कौन करता है, दैनिक पाठ्य योजना करती है कि मुझे यहाँ पे क्या पढ़ाना है, किस तरीके के मुझे क्वेश्चन आपसे पूछने हैं, किस तरीके से मैं आपके सामने, किस शैली से मैं आपके सामने इसको प्रस्तुत करूंगा और किस तरीके से हम इसका क्या करेंगे, कक्षा के दौरान हम प्रयोग करेंगे। ये सारी चीज़ें क्या है, शिक्षण को उद्देश्यनिष्ठ बनाया जा सकता है, किससे, दैनिक पाठ्य योजना से। उसके बाद में देखिए दैनिक पाठ्य योजना से पहले अपने क्या करते हैं, मुझे कोई भी चैप्टर पढ़ाना, जैसे ईदगाह पढ़ानी है मेरे को, मुंशी प्रेमचंद की ईदगाह पढ़ानी है, तो मैं आज के सेशन में या आज के सत्र में मैं आपको क्या पढ़ाने वाला हूँ, कितनी लाइनें मैं पढ़ा सकता हूँ, उस लाइनों के आधार पर मैं पहले से क्या है प्रश्न तैयार करके लेके आता हूँ कि मुझे ये प्रश्न आपसे पूछने होते हैं। तो एक अच्छा शिक्षक वही है जो पाठ्य योजना को ध्यान में रखते हुए अपना शिक्षण कार्य करवाए और जो जो उद्देश्य प्राप्त करना चाहता है उन उद्देश्यों को प्राप्त वो कर ले, वही हमारा उच्च उम्दा शिक्षण आपका माना जाता है। तो अगला आपका क्या है
कि पूछे जाने वाले, यानी शिक्षण के दौरान जो पूछे जाने वाले बोध प्रश्न हैं, ठीक है, कक्षा के दौरान जो हमें प्रश्न पूछने हैं वो बोध प्रश्नों की बात करूं तो उनका पहले से क्या किया जाता है, पूछे जाने वाले बोध प्रश्नों का निर्धारण किया जाता है। क्या किया जाता है? निर्धारण किया जाता है। ये बात आपको यहाँ से याद रखनी है। क्या याद रखनी है? कि पूछे जाने वाले बोध प्रश्नों का निर्धारण किया यहाँ पे जाता है। अब देखिए, मान लो मुझे कौन सा, मान लो मैंने ये कहा कि आज जैसे मान लो ऑफलाइन क्लास चल रही है, आप मेरे सामने बैठे हो, मान लेते हैं एक तरीके से क्या करते हैं, एक कल्पना करते हैं कि आप मेरे सामने बैठे हो और मैंने आज आपको बताया कि मैं आपको पाठ्य योजना का दूसरा दैनिक पाठ्य योजना पढ़ाने वाला हूँ। क्योंकि उससे पहले भी मैंने ये कह दिया कि दैनिक पाठ्य योजना ये है आपकी और इसमें ये उद्देश्य बनाए गए हैं मेरे द्वारा कि मैं आपको ये चीज़ें पढ़ाऊंगा। मैंने पहले से प्रश्न तैयार करें। पूरी पाठ्य योजना पढ़ाने के बाद मैं आपसे पूछूंगा भी दैनिक पाठ्य योजना क्या है, तो आप ये कहोगे कि दैनिक पाठ्य योजना वह योजना होती है जो इकाई योजना के बाद में हर क्लास के लिए, हर पीरियड के लिए जो योजना तैयार की जाती है वो दैनिक पाठ्य योजना आपको अच्छी तरीके से बता पाओगे। फिर उसके बाद दैनिक योजना की आवश्यकता क्यों पड़ी, फिर आप ये कहोगे कि शिक्षण को उद्देश्यनिष्ठ बनाने के लिए इस तरीके के पहले से क्या है, प्रश्न तैयार किए जाते हैं। प्रश्न तैयार करने वाले जो बोध प्रश्न है उनका निर्धारण पहले से क्या किया जाता है, तैयार किया जाता है। तो दैनिक पाठ्य योजना बना लेने से अगला पॉइंट आप लिखोगे कि दैनिक, कोई भी शिक्षक है जब दैनिक पाठ्य योजना तैयार कर लेता है, दैनिक पाठ्य योजना बना लेने से विषय वस्तु पर, यानी कोई भी जैसे जिस तरीके के मैं पाठ्य योजना आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, ये पाठ्य योजना अगर मैंने पहले से पढ़ाई है तो मैं जो शिक्षण कार्य पढ़ाऊंगा उस पर मुझे क्या होगा, बड़ा ही आत्मविश्वास होगा और उसी आत्मविश्वास से मैं उस शिक्षण कार्य को क्या बना दूंगा, आपके सामने प्रभावशाली से ढंग से मैं आपको क्या कर दूंगा, प्रस्तुत कर दूंगा। दैनिक पाठ्य योजना बना लेने से विषय वस्तु में बड़ा आत्मविश्वास आता है, बड़ा ही आत्मविश्वास आता है और प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया जाता है। प्रभावशाली ढंग से क्या किया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, तीसरा बिंदु आपका ये है कि दैनिक पाठ्य योजना हमारी तैयार है, मेरी दैनिक पाठ्य योजना तैयार है, मेरी इकाई योजना तैयार है, तो मैं शिक्षण कार्य करवाऊंगा। अगर विषय वस्तु मैंने पहले से तैयार कर रखी है तो उस विषय वस्तु पर मेरा आत्मविश्वास हो जाएगा और उसी आत्मविश्वास के साथ मैं उसी विषय वस्तु को प्रभावशाली ढंग से मैं आपके सामने क्या कर सकूंगा, प्रस्तुत कर सकूंगा। ये इसकी क्या होती है, मुख्य यहाँ पे आपकी ये आवश्यकता मानी जाती है। तो ये दो बातें आपको, सबसे पहले मैंने इसके अर्थ बताया कि दैनिक पाठ्य योजना है क्या, उसके बाद में दैनिक पाठ्य योजना की जो आवश्यकता वो बताई। इसके बाद में अगली हेडिंग आप डालोगे, साथ में आप नोट कर रहे हो, वीडियो को रोककर आप क्या कर सकते हो, वीडियो को रोक के आप अच्छी तरीके से इसका स्क्रीनशॉट भी लेते रहना। अगली हेडिंग आपको क्या डालनी है, दैनिक पाठ्य योजना के उपागम, दैनिक पाठ्य योजना के उपागम। ठीक है, कौन कौन से उपागम हैं उनकी बात अपने यहाँ पे करने वाले हैं। दैनिक पाठ्य योजना के उपागमों की अगर बात करी जाएगी तो सबसे पहला जो उपागम आता है जिसका नाम है यहाँ पे हर्बर्ट या पंचपदी योजना, हर्बर्ट या पंचपदी उपागम लिखूंगा, योजना नहीं लिखूंगा मैं, पंचपदीय उपागम। ठीक है, ये पहला बिंदु है आपका। इसके बाद में मैंने आपको बताया बी.एस. ब्लूम का मूल्यांकन उपागम, और मैंने बताया था बी.एस. ब्लूम का नाम आता है तो आपका जो मूल्यांकन है उसके बारे में आप क्या करते हो, अच्छी तरीके से सोचते हो। 3 नंबर पर अगर मैं बात करूं तो जॉन डीवी
जॉन डीवी एक अच्छे शिक्षा शास्त्री है। बीएस ब्लूम आपके मूल्यांकन देने वाले हैं। हर्बर्ट स्पेंसर आपके पंचपदीय उपागम देने वाले हैं। बीएस ब्लूम व किलपैट्रिक उपागम। ठीक है, तीसरा बिंदु आपको ये ध्यान रखना है। 4 नंबर पर आप बात करोगे मॉरिसन उपागम। ठीक है, आप 4 नंबर पर क्या याद करोगे? मॉरिसन उपागम। मॉरिसन 4 प्रकार के उपागम आपके यहाँ पे हम दैनिक पाठ योजना के दौरान हम पढ़ने वाले हैं। तो दैनिक पाठ योजना के उपागम में मैंने आपको बताया, क्या बताया कि सबसे पहला जो उपागम आता है वो हर्बर्ट या पंचपदीय उपागम आता है। हाँ जी, आता है। 2 नंबर पर भाई साहब क्या आएगा कि बीएस ब्लूम का जो मूल्यांकन है, बीएस ब्लूम मतलब आपका मूल्यांकन आपको याद रखना है अच्छी तरीके से। जॉन डीवी व किलपैट्रिक का उपागम भी आपको याद रखना है, और मॉरिसन महोदय का भी उपागम आपको बड़े अच्छी तरीके से याद रखना है। अब देखिए, हर्बर्ट स्पेंसर और बीएस ब्लूम के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें हम बात कर चुके हैं। देखिए, हर्बर्ट था जिन्होंने ये उपागम दिया था, यानी पंचपद दिए थे, 5 सोपान दिए थे। सबसे पहले हर्बर्ट की अगर मैं बात करूं तो उन्होंने 4 उपागम दिए थे, लेकिन उसके बाद में उसका शिष्य आता है और 5वां उपागम देता है। लेकिन वर्तमान में इसके 5 उपागम ही माने जाते हैं, और इसके बारे में मैं आपको अच्छी तरीके से बता चुका हूं। प्रस्तावना है, प्रस्तुतिकरण है, तुलना है, और इसके बाद में सामान्यीकरण है, उसके बाद में अभ्यास और प्रयोग आता है। आपके 5 मूल्यांकन आपके उसके पद होते हैं। बीएस ब्लूम का जो मूल्यांकन है, बीएस ब्लूम ने 2-3 बातें बताई थी। पहले हमने ये कहा था कि ये शैक्षिक उद्देश्यों को क्या देते हैं? प्राथमिकता देते हैं। बीएस ब्लूम का जो मूल्यांकन है, उन्होंने भी 6 तरीकों में 6 भागों में इसको क्या किया है? वर्गीकृत किया है। सबसे पहले ज्ञान बताया, फिर अवबोध बताया, अवबोध के बाद में 3 नंबर पर इन्होंने बताया ज्ञानों का उपयोग बताया, उसके बाद में 4 नंबर पर विश्लेषण बताया, 5 नंबर पर संश्लेषण बताया, और 6 नंबर पर आपका क्या बताता है? ये मूल्यांकन बताता है। जॉन डीवी शिक्षा शास्त्री है, किलपैट्रिक परियोजना विधि के जनक है, और मॉरिसन इकाई विधि के जनक है। इन दोनों, इसके बारे में तो अपनी पूरी डिटेल पढ़ चुके हैं। अब थोड़ा सा मैं आपको बीएस ब्लूम महोदय के बारे में बता देता हूं कि बीएस ब्लूम महोदय ने यहाँ पे क्या कहा है। तो मैं इन दोनों का, अगर आप इन चारों को स्टेप बाय स्टेप लिखना चाहते हो तो एक स्क्रीनशॉट ले लेना अच्छा सा, उसके बाद मैं आपको ये बताने वाला हूँ। ठीक है, नोट कर लिया होगा। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा हर्बर्ट के बारे में अभी नहीं पढ़ने वाले हैं। वैसे हर्बर्ट के बारे में अपने जब शिक्षण वीडियो की बात करेंगे तो हर्बर्ट के बारे में और जाके पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहला बिंदु आपको दिखाई दे रहा है बीएस ब्लूम का मूल्यांकन बीएस ब्लूम का मूल्यांकन। देखिए, बीएस ब्लूम का जो मूल्यांकन है, ये बीएस ब्लूम महोदय ने दिया, आपको पता है। तो इस मूल्यांकन में बीएस ब्लूम महोदय क्या कहते हैं कि प्रत्यक्ष संबंध सीखने के उद्देश्य से होता है। सीधी सीधी बात उन्होंने ये कहा है कि इसका जो संबंध होता है, प्रत्यक्ष सीधा सीधा संबंध होता है, वो किससे होता है? प्रत्यक्ष संबंध सीखने से होता है। किसका संबंध? बीएस मूल्यांकन का जो उपागम है, इसका जो सीधा सीधा संबंध होता है वो किससे होता है? जो एक शब्द आया, या इस शब्द को आप क्या कर लोगे? अच्छी तरीके से यहाँ से हाईलाइट कर लोगे। बीएस ब्लूम महोदय ने क्या कहा? इसका सीधा का सीधा संबंध क्या होता है? सीखने से होता है। तो आपको पता है सीखना क्या है, ठीक है? ये जो सीखना है उसका मतलब क्या होता है? सीखना, ठीक है? अधिगम से ये शब्द बना सीखना, और अधिगम का अंग्रेजी रूपांतरण क्या होता है? आपको पता ही है, लर्निंग। और लर्निंग आप किसको कहते हो? अधिगम को कहते हो। और अधिगम को क्या कहा जाता है? सीखना कहा जाता है। लेकिन बीएस ब्लूम कहता है कि प्रत्यक्ष संबंध किससे होता है? सीखने से आपका ये प्रत्यक्ष संबंध होता है। प्रत्यक्ष संबंध आपका सीखने से होता है। तो आप यहाँ पर क्या कह सकते हो जी? व्यवहार में परिवर्तन। लेकिन बीएस ब्लूम महोदय ये कहते हैं कि सीखना क्या है? व्यवहार में परिवर्तन है। सीधा सीधा आपको याद रखना, उपागम में आपको व्यवहार में परिवर्तन पूछे तो ये बात किसने कही है? बीएस ब्लूम महोदय ने ये कहा है
कि सीखना क्या है, व्यवहार में परिवर्तन है। वैसे हम मनोविज्ञान में, साइकोलॉजी में पढ़ते हैं, बाल विकास में पढ़ते हैं कि वर्तमान में हमारा जो मनोविज्ञान है वो क्या है, अधिगम है, वो क्या है, व्यवहार में परिवर्तन है। कि आप मेरी कक्षा को ज्वाइन करने से पहले आपको शिक्षण विधियों के बारे में क्या आता था, भाषा का जो उपागम है उसके बारे में आपको क्या आ रहा था। मान लेते हैं कि नॉर्मल बातें आपको आ रही थी, लेकिन ये मैंने जब 40-50 मिनट की जब आपके सामने इस कक्षा को रखा है, प्रेजेंट किया है मैंने, तो आप दैनिक पाठ योजना के बारे में जान गए और उसके बारे में BS ब्लूम महोदय के बारे में जान चुके हो। यानी आपका जो अधिगम था, आपका जो व्यवहार था, उस व्यवहार में क्या हुआ है, अभी परिवर्तन हुआ है। तो यही परिवर्तन क्या कहलाता है, यही परिवर्तन आपका व्यवहार में परिवर्तन या सीखना कहलाता है। ये BS ब्लूम महोदय आपका ये बताता है। तो व्यवहार में परिवर्तन कितने प्रकार से होता है, आगे BS ब्लूम महोदय ने आगे बताया कि व्यवहार में जो परिवर्तन होता है वो कितने तरीके से होता है। व्यवहार में परिवर्तन आपका 3 तरीके से होता है। यहाँ भी 3 से आप क्या रखोगे, 3H रखोगे। 3 से आपको 3H याद रखने हैं, क्योंकि 3H अपने शिक्षण में पहले भी पढ़ चुके हैं। तो यहाँ भी आपको 3H का ही यहाँ पे ध्यान में रखना है। सबसे पहला जो H आता है जिसका मतलब क्या होता है, हेड होता है। उसके बाद में दूसरा जो H होता है जिसका मतलब क्या होता है, हैंड होता है। और तीसरा जो आता है वो क्या होता है, आपका हार्ट होता है। 3 प्रकार के H के बारे में मैं आपके सामने बात कर रहा हूँ। देखिए हेड क्या होता है, हेड का मतलब सिर का मतलब मस्तिष्क हो गया, हाँ जी हो गया। और हैंड का मतलब क्या होता है, हाथ। और उसके बाद में बात करूं, हार्ट का मतलब क्या होता है, हृदय। देखिए 3 सामान्य शब्दों के साथ में मैं आपको जो व्यवहार में परिवर्तन 3 तरीके से किस तरीके से आता है उनके बारे में ले जाना चाह रहा हूं। अब सिर है, यानी सिर को अपने मस्तिष्क कह सकते हैं, और मस्तिष्क से अपने क्या करते हैं, संज्ञान करते हैं। मस्तिष्क से हम क्या करते हैं, संज्ञान करते हैं। तो पहला जो परिवर्तन होता है वो क्या होता है, संज्ञानात्मक होता है। उसके बाद में जो हेड है, हाथ है, उससे क्या की जाती है, हाथ से आपकी क्रिया की जाती है, तो ये क्या होता है आपका क्रियात्मक व्यवहार में परिवर्तन आपका यहाँ से हो जाता है। उसके बाद में हार्ट है हमारा, हार्ट का मतलब हमारे हृदय से है, हृदय से हमारा मतलब है हमारी फीलिंग, हमारे भाव। तो अगला जो परिवर्तन होता है वो किस तरीके का होता है, आपका भावात्मक परिवर्तन आपका यहाँ से हो जाता है। तो 3 तरीके के यहाँ पे व्यवहार में परिवर्तन आपको बताया गया है। क्रम वाइज मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। सबसे पहला परिवर्तन क्या होता है, ज्ञानात्मक परिवर्तन कह सकते हूँ मैं, संज्ञानात्मक परिवर्तन आपका यहाँ पे कह सकता हूँ, ज्ञानात्मक, या फिर इसका दूसरा नाम संज्ञानात्मक और ज्ञानात्मक, ठीक है, हो जाएगा। दूसरे की बात करें अपने, क्रियात्मक, ठीक है। क्रियात्मक को क्या कह सकते हैं, गत्यात्मक, इसको क्या कह सकते हैं, मनोगत्यात्मक, इसको अपने कह सकते हैं मनोगत्यात्मक। और तीसरे प्रकार की अगर बात करेंगे तो तीसरा प्रकार आपका कौन सा होता है, तीसरा प्रकार होता है आपका भावात्मक। तो इस तरीके से BS ब्लूम महोदय ने 3 प्रकार के परिवर्तन आपके बताए हैं, ज्ञानात्मक और मनोगत्यात्मक और भावात्मक, के 3 प्रकार के आपके परिवर्तन होते हैं। एक अच्छा सा बढ़िया वाला स्क्रीनशॉट ले लेना। तो BS ब्लूम महोदय का जो मूल्यांकन है ये कहता है कि सीधा सीधा संबंध किससे है, सीखने से है। सीखना लर्निंग होता है, लर्निंग का मतलब अधिगम होता है, अधिगम का मतलब सीखना, और सीखने का मतलब व्यवहार में परिवर्तन। कितने तरीके से परिवर्तन होता है, 3 तरीके से होता है। एक तो संज्ञान के माध्यम से, मस्तिष्क के माध्यम से, एक क्रिया करते हैं अपने हाथ से, उसके माध्यम से होता है। उसके बाद में हमारा जो हार्ट है, हमारी जो फीलिंग्स है, हमारी भावनाओं के साथ में, भावनाओं से क्या होता है, हमारा व्यवहार में परिवर्तन आपके होता है। तो 3 तरीके से व्यवहार में परिवर्तन आपका होता है। उसके बाद में मैं जॉन डीवी की बात करने वाला हूँ। नोट इसको आप कर लेना अच्छी तरीके से। तो जॉन डीवी ने क्या कहा है उसके बारे में अगर बात करें अपने, कि जॉन डीवी और जो किलपैट्रिक महोदय है, तो उन्होंने बस नॉर्मल से यहाँ पर एक आधी बात बताई है। तो उन बातों को अपने क्या करते हैं, मुख्य रूप से हाईलाइट करते हैं। नोट आपने कर लिया होगा। जितने भी मेरे साथी देख रहे हैं, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों तक क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, ताकि जो यहाँ पर शिक्षण विधियों की शानदार क्लास चल रही है, बेहतरीन क्लास चल रही है। शॉर्टकट मैं आपको नहीं पढ़ा रहा हूँ, पूरी डिटेल से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ।
एक बार आप अच्छी तरीके से पढ़ लेना, अपने नोट्स प्रिपेयर कर लेना। मैं आशा और गारंटी के साथ मैं ये कहता हूँ कि यहाँ से प्रश्न पुटअप होंगे, क्योंकि मैं पहले बता चुका हूँ उपागम है, यहाँ से एक आधा प्रश्न पक्का आने वाला है, एक और ज़्यादा से ज़्यादा 2 प्रश्न आने की संभावना यहाँ पे रहती है, क्योंकि इसमें 3 टॉपिक लगते हैं। एक तो लगता है आपका भाषा दक्षता में विकास, ठीक है, उसके बाद में शिक्षण विधियाँ लगती है, और एक यहाँ पे उपागम लगते हैं। तो 3 बिंदु है और आपके 5 अंक है। तो शिक्षण विधियों से 2 क्वेश्चन आ सकते हैं, भाषा दक्षता और भाषा के जो उपागम है वहाँ से आपके 2-2 प्रश्न, या हो सकता है 1 से 1 आ जाए, 1 से 2 आ जाए, इस तरीके से 5 प्रश्न आपके कुल मिलाकर आने वाले हैं। उस 5 प्रश्नों से पढ़ली दुकान में 5 प्रश्नों से क्या करना है, आपका 1 प्रश्न तो श्योर है, 1 प्रश्न आपको क्या करना है, उपागम से आपको श्योर कर लेना, निश्चित कर लेना है कि आएगा तो आएगा, छप गया पेपर में, बिल्कुल छप गया पेपर में। अब छपा कौन सा है वो आपकी तैयारी बताएगी, आपने क्या तैयारी कर रखी है। तैयारी आपकी अच्छी है तो कोई सा भी क्वेश्चन आपका छप जाए, आप उसकी खोपड़ी में छेद अवश्य ही करने वाले हो। तीसरे जो आपके उपागम आता है, तीसरा इसमें जो उपागम आता है उसकी बात मैं आपके साथ में करूं तो आपका तीसरा उपागम है जॉन डीवी और किलपैट्रिक का उपागम। तीसरा जो उपागम कौन सा है आपका, जॉन डीवी। और जॉन डीवी आपके क्या माने जाते हैं, शिक्षा शास्त्री माने जाते हैं। आप याद कर लेना, इस तरीके से भी आपका पूछा जाता है शिक्षा शास्त्री, ठीक है, क्योंकि जॉन डीवी हो गया आपका शिक्षा शास्त्री है, महात्मा गांधी आपके क्या है, शिक्षा शास्त्री है, और उसके बाद में वह किलपैट्रिक का उपागम, ठीक है, दोनों के उपागम है। उन्होंने छोटी छोटी 2 बातें आपके सामने रखी है, ठीक है। जॉन डीवी शिक्षा शास्त्री है, उन्होंने शिक्षा को त्रिमुखी प्रक्रिया कहा, त्रिपदीय प्रक्रिया कहा, ये आपको याद रखना है, अच्छी तरीके से मैं बता चुका हूँ। इन्होंने सबसे पहले ये कहा है कि अनुभवों का विशेष महत्व होता है, ठीक है। जब आप अच्छी तरीके से पाठ्य योजना तैयार कर लेते हो तो उस पाठ्य योजना के प्रति आपका अनुभव है वो अच्छा हो जाता है। तो यहाँ पर ये कहा गया कि अनुभवों का क्या होता है, यहाँ पे विशेष महत्व, अनुभवों का विशेष महत्व आपका यहाँ पे होने वाला है। दूसरी बात करेंगे तो ये कहता है कि प्रयोजना विधि, कि प्रयोजना विधि जो होती है पूरी की पूरी वो पाठ्य योजना पर आधारित होती है। सबसे पहले आपको क्या करनी होती है, एक प्रयोजना तैयार करनी होती है, आपको क्या क्या चीज़ें पढ़ानी है, कौन सी चीज़ को कैसे पढ़ाना है, तो इस तरीके से प्रयोजना आपको तैयार करनी होती है। प्रयोजना का दूसरा नाम है, प्रयोजना विधि का प्रोजेक्ट विधि भी है, आपको याद यहाँ से रख लेना है। बाकी प्रोजेक्ट विधि के बारे में आगे से जब हमारी शिक्षण विधियों की क्लास रहने वाली है पूरी डिटेल से मैं आपको यहाँ से पढ़ाने वाला हूँ। प्रयोजना विधि को हम क्या पढ़ाने वाले हैं, पूरी डिटेल से पढ़ाने वाले हैं। 2 बातें आपको याद रखनी है, किलपैट्रिक महोदय की और आपको इनकी। अब इसके बाद में जो चौथा आता है उपागम वो आता है मॉरिसन का जो उपागम है। मॉरिसन के बारे में मैं आपको हर बार बताता हूँ कि मॉरिसन जो महोदय हैं वो इकाई पाठ्य योजना पर इकाई पर बल देते हैं और इकाई विधि के वो जनक यहाँ से माना जाता है। तो अगली हेडिंग आप डालोगे मॉरिसन उपागम, ठीक है। तो यहाँ पर चौथी हेडिंग अपने क्या डालने वाले हैं, मॉरिसन उपागम। मॉरिसन उपागम भी अच्छा है, यहाँ से भी एक आधा क्वेश्चन लेवल फर्स्ट की बात करूँ या लेवल सेकंड की बात करूँ यहाँ से फंस जाता है। जो साथी मेरे साथ देरी से जुड़ रहे हैं उनको बता देता हूँ, शिक्षण विधियों की 8वीं क्लास यहाँ पे चल रही है। थंबनेल भी आपने अच्छी तरीके से देख लिया होगा। और भाषा उपागम की आपकी 3री क्लास चल रही है जिसमें दैनिक पाठ्य योजना और वार्षिक पाठ्य योजना के बारे में अपने बात यहाँ पर करने वाले हैं। तो पाठ्य योजना के जो उपागम है उसमें हमने पहला हर्बर्ट स्पेंसर का पंचपदीय उपागम पढ़ा हमने, फिर हमने बीएस ब्लूम का जो मूल्यांकन उपागम हमने पढ़ा, उसके बाद में मॉरिसन उपागम है उसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो मॉरिसन महोदय ये कहते हैं कि छात्रों को अपने अधिगम उद्देश्यों को, ठीक है, सबसे पहले ये कहता है कि छात्रों को अपने अधिगम उद्देश्यों को स्पष्ट रूप से, ठीक है,
आपके मॉरिसन ने क्या कहा है कि छात्रों को अपने जो अधिगम के जो उद्देश्य होते हैं उनका स्पष्ट रूप से, उनका उद्देश्यों का स्पष्ट रूप से बोध हो जाना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से आपका उपागम तैयार किया जाए कि जो बच्चा जिस उद्देश्य को, जिस अधिगम उद्देश्य को वो प्राप्त करना चाहता है वो उसको बोध हो जाए, उसका ज्ञान उसको हो जाए। इसी तरीके से आपको आपके शिक्षण सामग्री आपको तैयार लेके आनी होती है। उसके बाद में मॉरिसन महोदय ये कहता है कि शिक्षक को, जो शिक्षक पाठ्य योजना तैयार करके आता है, शिक्षक को छात्रों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखना चाहिए या उनकी आवश्यकताओं को प्रधानता देनी चाहिए। दोनों एक ही बात है। शिक्षक जब पाठ्य सामग्री बना रहा है तो उनको छात्राओं की जो आवश्यकता है, यानी छात्र क्या चीज़ प्राप्त करना चाहते हैं, किस तरीके का अधिगम प्राप्त करना चाहते हैं, उनकी आवश्यकताओं की वो पूर्ति करने वाली होनी चाहिए। कौन सी उनकी आवश्यकता है वो भी यहाँ पे क्या होनी चाहिए, क्लियर यहाँ से हो जानी चाहिए। इस तरीके से आपका ये है दैनिक पाठ्य योजना के बारे में हमने पढ़ा। दैनिक पाठ्य योजना से हमने किन किन चीज़ों के बारे में बात किया है उसके बारे में मैं आपको छोटी छोटी जानकारियों के साथ में अच्छी तरीके से बता चुका हूँ। रिपीट मैं क्लास के बाद में करने वाला हूँ। अब ठीक है, यहाँ से आपने नोट नहीं किया तो एक स्क्रीनशॉट मार लो। उसके बाद में मैं आपको वार्षिक पाठ्य योजना के बारे में अच्छी तरीके से आपको बताने वाला हूँ। पानी भी पी लेता हूँ जब तक आप अगर नोट डाउन यहाँ से कर रहे हैं। हाँ जी, यहाँ से हटा रहा हूँ मैं इनको। दैनिक पाठ्य योजना के उपागम पढ़ लिया हमने, दैनिक पाठ्य योजना के भी बारे में हमने पढ़ लिया है। तो अब हम तीसरी जो हेडिंग है हमारा पाठ्य योजना का जो थर्ड प्रकार है, तीसरा जो प्रकार है उस प्रकार के बारे में अपने पूरी की पूरी चर्चा यहाँ पे करने वाले हैं। तो तीसरी हेडिंग अपने क्या डालेंगे, वार्षिक पाठ्य योजना। वार्षिक पाठ्य योजना, जैसे ही आपने अच्छी तरीके से बीएड में अगर मेहनत की है तो आप जैसे ही वार्षिक पाठ्य योजना का नाम लेते हो तो वार्षिक पाठ्य योजना के नाम लेते ही पूरी की पूरी जो मूर्छा खुल जाती है। जो डाटा आपके यहाँ पे सेव होता है वो डाटा आप क्या कर लेते हो, अच्छी तरीके से क्लियर कर लेते हो। वार्षिक पाठ्य योजना में हमने इकाई पाठ्य योजना पढ़ी थी। देखिए, इकाई योजना में हमने कहा, दैनिक पाठ्य योजना में हमने कहा। अब वार्षिक पाठ्य योजना होती क्या है, देखिए यहाँ पे तो आपने कक्षा 6 की इकाइयाँ बनाई, तैयार की, कक्षा 7 की इकाइयाँ तैयार की, कक्षा 8 की इकाइयाँ तैयार की, 4, 5, 10 इकाइयाँ आपने तैयार करके छोड़ दी। यहाँ पर दैनिक पाठ्य योजना में आपने क्या किया, हर पाठ की आपने इकाई बनाई, हर दिन की आपने यहाँ पर इकाई बनाई। लेकिन भाई साहब आपको यहाँ पे क्या करना होगा, यहाँ पे आपको पूरा का पूरा जो सेशन है उस पूरे सेशन को ध्यान में रखते हुए कितनी छुट्टियाँ आने वाली है, कौन सा प्रथम टेस्ट होगा, किस महीने क्लास टेस्ट होगा, किस महीने में क्लास टेस्ट अपने लेने हैं, मंथली टेस्ट की तारीख क्या रखी जाएगी, FA1, FA2, FA3 कब होगा, हाफ ईयरली कब होगी, एनुअल एग्जाम कब होगा, पूरी की पूरी बातें कहाँ पर मेंशन की जाती है, पूरी की पूरी बातें हैं वो आपकी वार्षिक पाठ्य योजना के दौरान आपकी मेंशन की जाती है। तो आपको यहाँ से ध्यान रखना है कि वार्षिक पाठ्य योजना क्या होती है। तो आपको सीधा सीधा यही ध्यान रखना है कि शिक्षक है वो क्या करता है अपनी डायरी में। मैं पहले भी बता चुका हूँ, कल मैंने बताया कि जितनी भी पाठ्य योजनाएं तैयार की जाती है वो एक डायरी में तैयार की जाती है। एक डायरी में कॉलम बने होते हैं वार्षिक पाठ्य योजना के, दैनिक पाठ्य योजना के और इकाई पाठ्य योजना के। तो अब क्या करता है शिक्षक द्वारा, यहाँ पर सीधा सीधा ये लिखोगे कि शिक्षक द्वारा डायरी में वर्ष भर, यानी ब्रैकेट में मैं लगा सकता हूं सत्र, पूरा जो सेशन रहता है, शिक्षक द्वारा डायरी में वर्ष भर की रूपरेखा या फिर मैं क्या कह सकता हूं इसको, पाठ्य योजना तैयार करता है, उसे
वार्षिक पाठ योजना कहा जाता है, उसे वार्षिक पाठ योजना कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? वार्षिक पाठ योजना कहा जाता है। मेरे बड़े छोटे भाई बहनों, आपको ये याद रखना है, वार्षिक पाठ योजना किसे कहा जाता है? शिक्षक द्वारा डायरी में वर्ष भर पूरे सेशन की रूपरेखा, किस तरीके से आपको पढ़ाना है, किस तरीके से आपको टेस्ट लेना है, उन सब की जो पाठ योजना तैयार की जाती है, वही पाठ योजना क्या कहलाती है? वही पाठ योजना वार्षिक पाठ योजना कहलाती है। बाकी चीज़ें हम पाठ योजना के बारे में अच्छी तरीके से पढ़ चुके हैं, वो की वो चीज़ें यहाँ पर हो जाती है। उसके बाद में अगर बात करी जाएगी तो वार्षिक पाठ योजना है, उस वार्षिक पाठ योजना की क्या क्या आवश्यकता है, कौन कौन सी आवश्यकता होनी चाहिए, उसकी आवश्यकताओं के पक्ष क्या होने चाहिए, कि मुझे अगर वार्षिक पाठ योजना तैयार करनी है तो किस तरीके की मुझे शिक्षण सामग्री की आवश्यकता होगी, मेरे पास में समय कितना होगा, मैं कौन सी क्लास में पढ़ा रहा हूँ, ये सारी की सारी बातें आपको ध्यान रखनी चाहिए। तो आपके जो वार्षिक योजना, अगली हेडिंग आप क्या डालने वाले हो? अगली हेडिंग आप ये डाल लेना, अगली हेडिंग आप ये डालोगे, वार्षिक पाठ योजना के आवश्यक पक्ष। ठीक है, इन पक्षों को आपको ध्यान में रखना होता है। ठीक है, कल भी मैं थोड़ी बहुत बात बता चुका था, आवश्यकता के जो पक्ष होते हैं उनके बारे में मैं आपको थोड़ी बहुत बातें आपको कल बता चुका था। आवश्यकता के पक्ष का मतलब क्या है कि एक विद्यालय में आप शिक्षण कार्य करवाने जा रहे हो और आपसे वार्षिक योजना तैयार करवाई जाती है और आपने वार्षिक योजना तैयार करके उनको दे दी, तो वार्षिक योजना तैयार करने के बाद में क्या किया जाता है? उसमें इस तरीके की सहायक सामग्री का प्रयोग किया जाता है और इस तरीके से पाठ योजना बनाई जाती है कि जिसको विद्यालय है वो पूरी कर सके। अब मैं उसमें ये कह दूं कि गुरुजी मुझे डिजिटल बोर्ड चाहिए, मुझे तो ये पढ़ाना है, गुरुजी मुझे तो बहुत बड़ा ग्लोब चाहिए, मुझे तो ये पढ़ाना है। अब विद्यालय इस चीज़ को अफोर्ड ना करता हो, वो पूर्ति ना करता हो, तो इस तरीके की पाठ्य योजना अपने काम की नहीं है। सबसे पहले आपको पहली जो आवश्यकता है, पहली जो आवश्यक बात है, उसको क्या ध्यान रखना है? पहली जो बात है उसको ये ध्यान में रखोगे, विद्यालय की स्थिति क्या है। आप याद रखोगे कि विद्यालय की स्थिति कैसी है। अगर विद्यालय की स्थिति अगर धनाढ्य है, ठीक है, अगर वो विद्यालय उस आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाला है, तो आप क्या कर सकते हो? आप अपने हिसाब से पाठ्य योजना, शिक्षक सहायक सामग्रियों का प्रयोग आप कर सकते हो। स्कूल के पास में तो व्हाइट बोर्ड है ही नहीं और आपने व्हाइट बोर्ड की मांग कर दी, तो स्कूल क्या करेगा? स्कूल इतना अफोर्ड भी नहीं कर सकता। ठीक है, स्कूल में ब्लैक बोर्ड है, तो उस ब्लैक बोर्ड से क्या करना है? आपको पढ़ाना है। तो जो स्कूल में चीज़ें उपलब्ध हैं, उसी उपलब्धता के आधार पे आपको क्या करना होता है? आपका पूरा का पूरा मैटर आपको पाठ्य योजना तैयार करनी होनी होती है। तो विद्यालय की स्थिति के आधार पर आप क्या करते हो? पाठ्य योजना का निर्माण अच्छी तरीके से करते हो। दूसरी चीज़ आपको क्या ध्यान रखनी है कि आपकी जो कार्य क्षमता है, आपकी जो कार्य क्षमता है, मान लो बताता हूं मैं, कार्य क्षमता का मतलब क्या है? केवल आपको विद्यालय की बात नहीं समझनी है, आपकी कार्य की क्षमता कितनी है। कार्य की क्षमता के आधार पर मैं एक 7 सप्ताह में 45 घंटे पढ़ा सकता हूं, 7 दिनों में 45 घंटे पढ़ा सकता हूं, तो मुझे 45 घंटों के हिसाब से मुझे मेरी पाठ्य योजना तैयार करनी चाहिए। ठीक है, मैं 7 दिनों में कितने घंटे पढ़ा सकता हूँ? 50 घंटे पढ़ा सकता हूँ मैक्सिमम, उस हिसाब से करनी चाहिए, क्योंकि 45 घंटे तो मैक्सिमम होते हैं। तो इस आधार पर आप कितना कार्य क्षमता कर सकते हो? एक क्लास में आप 40 मिनट पढ़ा सकते हो, 50 मिनट पढ़ा सकते हो, उस हिसाब से आपको आपकी जो विषय वस्तु है वो तैयार करनी चाहिए। आपकी जो पाठ्य योजना है वो आपको यहाँ पर तैयार करनी चाहिए, जिसकी आपकी क्षमता कितनी है, आप कितना पढ़ा पाते हो। जिस प्रकार से आप कक्षा में सुनते हो मेरी क्षमता 1 घंटे की होती है तो मैं 1 घंटे पढ़ाता हूँ, हालांकि पढ़ाने को 2 घंटे भी पढ़ा देता हूँ, लेकिन एक अच्छा शिक्षक वही है कि आप पहले से तैयार करके आओ, मैटर जी कितना मुझे पढ़ाना है, 1 घंटे पढ़ाना है तो 1 घंटे पढ़ाओ। लेकिन कुछ लचीलापन भी कार्य योजना में होता है, समय के साथ आपको थोड़ा सा बदलाव भी आपको यहाँ पे करना होता है। तीसरी अगर बात अपने करें तो तीसरी बात मैं आपको बताऊं कि छात्रों का बौद्धिक स्तर किस तरीके से है। आपको ये भी बात ध्यान में रखनी है, छात्रों का जो बौद्धिक स्तर है, छात्रों का जो बौद्धिक स्तर है,
छात्रों का जो बौद्धिक स्तर है उसका भी आपको ध्यान में रखना होगा। आप इस तरीके की शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग करके आते हो, ऐसी पाठ्य योजना बनाकर आते हो जिससे बच्चा उस स्तर को ग्रहण कर ले। 5वीं क्लास का बच्चा है तो 5वीं क्लास के हिसाब से आपको पाठ्य योजना तैयार करनी है। उसको अगर 10वीं क्लास का मैटर मिल गया तो वो उसको ग्रहण नहीं कर पाएगा, तो ग्रहण नहीं कर पाएगा तो उसको अधिगम अच्छा नहीं होगा। तो कहा गया है कि छात्रों का जो बौद्धिक स्तर है उस बौद्धिक स्तर का भी क्या रखना चाहिए, बिल्कुल ध्यान में रखते हुए सहायक सामग्री का प्रयोग करना चाहिए, पाठ्य योजनाओं का प्रयोग करना चाहिए। इस तरीके से आपको ये चीजें यहाँ से ध्यान रखनी चाहिए। उसके बाद में अगला जो चौथा बिंदु है, उस चौथे बिंदु की बात करूं कि शैक्षिक उपकरण क्या क्या है। ठीक है, विद्यालय वालों ने कह दिया भी हमारे पास में तो टीचिंग एड मिल जाएगी, मॉडल मिल जाएगा, चार्ट मिल जाएगा, मानचित्र मिल जाएगा, बाकी चीज़ें हमारे पास नहीं मिलेगी। छोटा सा ग्लोब भी आपको मिल जाएगा, बाकी हमारे पास में कोई चीज़ें नहीं है। जो शैक्षिक उपकरण हैं उन उपकरणों को भी यहाँ पे ध्यान रखा जाता है। उन उपकरणों को ध्यान में रखते हुए कि विद्यालय के पास में ये चीज़ें आपके मिल जाती है, तो उसी आधार पर आप क्या कर लेते हो, उसी आधार पर आप अपना जो पाठ्य योजना है उस पाठ्य योजना को बना लेते हो। 5 नंबर पर अगर मैं बात करूं तो आपको क्या चीज़ ध्यान रखनी होती है, सबसे आपके आता है पाठ्यक्रम, और पाठ्यक्रम के साथ आप इसको विषय वस्तु भी कह सकते हो। पाठ्यक्रम को आप क्या कह सकते हो, विषय वस्तु भी आप यहाँ पे इसको कह सकते हो। पाठ्यक्रम और विषय वस्तु को आपको ध्यान में रखते हुए उस हिसाब से आपका यहाँ पर जो मैं आपको जो शैक्षिक उपागम पढ़ा रहा हूँ वो मैं पाठ्य वस्तु या पाठ्यक्रम के आधार पर पढ़ा रहा हूँ। ऐसे थोड़ी है कि जो मेरे मन में आया वही मैंने पढ़ा दिया। आपके सिलेबस में लगा है तो उस सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने इकाई योजना बनाई। इकाई योजना के बाद में मैंने क्या किया, दैनिक पाठ्य योजना में मैं बढ़ा रहा हूँ और इसके साथ मैंने इसकी एक वार्षिक योजना भी बनाई कि मुझे किस दिन क्या पढ़ाना है, मुझे इसका टेस्ट कब लेना है, ये टॉपिक मेरा कब पूरा होगा, फिर नेक्स्ट मेरा टॉपिक कब होगा। ये जो पाठ्यक्रम है उस पाठ्यक्रम के आधार पर हम क्या करते हैं, हम बनाते हैं। तो उसके बाद में अगर हम बात करें तो आपकी जो कार्य क्षमता है उसकी बात मैंने कर ली। और सबसे जो लास्ट में बिंदु आता है, समय सीमा का भी क्या रखा जाता है, ध्यान में रखा जाता है। आपका विद्यालय वर्किंग डे 200 दिन है, विद्यालय के मान लेते हैं वर्किंग डे आपके 200 दिन है या 180 दिन है, तो उनके हिसाब से, उनके समय के हिसाब से आपको क्या करना है, आपका जो पूरी की पूरी इकाई योजना है आपको यहाँ से तैयार करनी होती है। इस तरीके से हमारा ये छोटा सा टॉपिक, छोटा तो क्या है, आज इसका तीसरा टॉपिक है, इसी के साथ में यहाँ पे पूरा हो जाता है। आज हमने पढ़ा है दैनिक पाठ्य योजना के बारे में, वार्षिक पाठ्य योजना के बारे में, कल मैंने इकाई पाठ्य योजना की पूरी डिटेल बताई। अर्थात मैं कुल मिला के कह सकता हूँ कि हमारी जो पाठ्य योजना के तीनों प्रकार है, तीनों प्रकारों के ऊपर मैं अच्छी तरीके से चर्चा कर चुका हूं। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेना, बड़े ही सुंदर से, बड़े मनोयोग से ध्यानपूर्वक इसको पढ़ना है। आपके लिए मैंने अच्छी मेहनत की है, तो मेरे साथ आप भी अच्छी मेहनत करोगे तो मुझे, ठीक है, आप अगर मेरा साथ दोगे तो मंजिल मिल जाएगी, अगर आप मेरा साथ दोगे तो मंजिल मिल जाएगी, और मैं आपका साथ दूंगा तो आपको नौकरी मिल जाएगी। अर्थात कहने का मतलब यह है, अगर आप मेरा साथ देते हो, शिक्षण विधियों को पूरा कवर करते हो, व्याकरण कवर करते हो, तो मेरे वाले जो आपके 30 नंबर है ना, 28 से 30 नंबर आपके पक्के आने वाले हैं। मॉडल पेपर भी मैं आपको अच्छी तरीके से हल करवाने वाला हूं। थोड़ा सा धैर्य रखिए, धैर्य के साथ सारा काम होने वाला है। जैसे जैसे अपने आगे बढ़ते जाएंगे, अपना जो शिक्षण कार्य है वो हम करते जाएंगे। ठीक है, एक बार खेत्रपाल जी महाराज की जय बोल दीजिए, क्योंकि हमारे इष्ट देव रावत सर के जो परम पूज्य देवता है हमारे खेत्रपाल जी महाराज, वहीं से हम यह जो सुकार्य कर रहे हैं आपके लिए। तो एक बार खेत्रपाल जी महाराज का बड़े नाद से जयकारा लगाएंगे, बोलो खेत्रपाल जी महाराज की जय। मेला भी चल रहा है। ठीक है, अब देखिए हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ ली, मैंने आपको बता दी है पूरी। पहले दिन हमने क्या पढ़ा था, पाठ्य योजना के बारे में पढ़ा, जो पाठ्य योजना की प्रणालियां हैं उसके बारे में पढ़ा। फिर पाठ्य योजना के प्रकारों के बारे में हमने शुरू की कल की कक्षा, और उसमें हमने इकाई योजना के बारे में पढ़ा। फिर हमने दैनिक योजना के बारे में पढ़ा। फिर हमने आज वार्षिक योजना के साथ में आज के इस प्रकारों को हमने पूरा किया है। ठीक है, आपको ये वीडियो कैसी लग रही है? जितना भी रिस्पॉन्स आ रहा है वो अच्छा आ रहा है। जिन साथियों को पढ़ना है वो साथी यहाँ पर पढ़ते जा रहे हैं। लगता होगा कि छोटा YouTube चैनल है तो क्या पढ़ना है,
लेकिन यहाँ पर कंटेंट को आपको समझना है, कितने शिद्दत से, कितने मनोयोग से आपको यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है, कितनी मेहनत के साथ में मैं यहाँ पर आपके सामने आ रहा हूँ। तो उसी मेहनत के साथ में आप भी वीडियो को ज्वाइन किया करो, ठीक है। कल की वीडियो में पाठ भाषा शिक्षण के उपागम का चौथा और अंतिम पार्ट आपके सामने मैं लेके आने वाला हूं नेक्स्ट डे में। तो उसमें अपने क्या पढ़ने वाले हैं, भाषा शिक्षण के और जो उपागम है, जैसे नाटक शिक्षण हो गया, रचना शिक्षण हो गया, आपका कहानी शिक्षण है, व्याकरण शिक्षण है, इन शिक्षणों पर मैं क्या करने वाला हूँ, गद्य शिक्षण है, पद्य शिक्षण है, इन सभी शिक्षणों की कल मैं ही पूरी कर दूंगा। अर्थात आपका भाषा शिक्षण वाला टॉपिक आपका कल पूरा यहाँ पे हो जाने वाला है, पूरी डिटेल से पूरा हो जाने वाला है। उसके बाद में जो हमारा अगला एक टॉपिक लगता है शिक्षण साहित्य सामग्री में पाठ्य पुस्तक बहुमाध्यम की शिक्षण सामग्रियाँ, वो टॉपिक मैं आपके सामने शुरू करूंगा। सबसे पहले हम पाठ्य पुस्तक की खोपड़ी में छेद यहाँ पर करने वाले हैं, और मैं जो पढ़ा रहा हूँ इनमें से अब की बार प्रश्न छपेगा तो छपेगा, बस ये मैं बड़े शिद्दत से बड़े ही आशा के साथ मैं आपको कह रहा हूँ। तो वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक आपने देखा है, अगर नहीं देखा है, आपने बाकी वीडियो नहीं देखी है, आई बटन पर क्लिक करना, अब डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट पर क्लिक करना, वीडियो को देख लेना, ठीक है। तो आपने शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो में मेरा साथ दिया आपने, तो मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ, बहुत बहुत आपका हृदय की गहराइयों से बहुत कोटि कोटि आभार प्रेषित करता हूँ, और आपको ठीक है नमन करता हूँ, सलाम करता हूँ। और अपनी तैयारी को इसी मनोयोग से आगे बढ़ाते रहिए। रीट के जो एग्ज़ाम है वो 25 अप्रैल को ही होने वाला है, इसी उद्देश्य से आपको तैयारी करनी है। कहीं भ्रामक वीडियो से आपका जो लक्ष्य है वो लक्ष्य मत परिवर्तित हो जाए, क्योंकि लक्ष्य हमेशा परिवर्तित होता है, आपकी तैयारी में बाधा न बन जाए। तो आपको ऐसे भ्रामक वीडियो पर ध्यान बिल्कुल भी नहीं देना है। 25 तारीख को रीट होने वाली है, ये रीट आपकी अब की बार रीट पार वाला स्लोगन भी आपको ध्यान में रखना है। शुरू से लेकर अंत तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।